हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर जीएस डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 3 के क्वेश्चन और उसके आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले डे 1 और डे 2 इन दोनों ही दिनों के वीडियोस को यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप वहां जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ आज के मेन वीडियो पर जाने से पहले देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर दिए जाते हैं, यू गेट वन क्वेश्चन पर डे, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेल्फ इवेलुएट करने के लिए आपको साथ में मॉडल आंसर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। नाउ देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि ये पीडीएफ कहां मिलेगा। नाउ ये जो पीडीएफ है, यू विल गेट इट इन टेलीग्राम ग्रुप ऑफ ओनली आईएएस। ठीक है, सो ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और वहां जाकर उस पर्टिकुलर पीडीएफ along with this video explanation of that particular answer, इन दोनों की हेल्प से अपने आंसर को सेल्फ इवेलुएट करके चेक कर सकते हैं कि और क्या बेटर आपके आंसर्स में हो सकता था। ओके देन, मूविंग अहेड, आज के इस वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हमें डे 3 का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि डे 3 का टॉपिक क्या है। देखिए, डे 3 का जो टॉपिक है, इट टॉक्स अबाउट यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया। भारतीय सरजमी पे किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज जो इंडिया के अंदर आई थी, उनका पेनिट्रेशन कैसा रहता है। स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पॉलिसीज ने क्या इंपैक्ट डाला भारतीय समाज के ऊपर, इकोनॉमिक टर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में, सोशल टर्म्स में और कल्चरल टर्म्स में। इस चीज के ऊपर आज का क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए, सबसे पहले हम आज के क्वेश्चन को समझते हैं। तो जिस तरीके का अप्रोच हमने पहले 2 दिनों में किया था, सेम अप्रोच को हम आज फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। वी विल ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे टारगेट स्मॉल हो जाए, और तब उन स्मॉलर टारगेट्स को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दैट द ब्रिटिश अडॉप्टेड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट क्विकली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी whose character and structure were dictated by the demands of British economy. Discuss. So सबसे पहले आज का कीवर्ड है डिस्कस। डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि वॉट एवर थिंग्स हैव बीन रिटन दे आर ऑलरेडी करेक्ट। जो चीजें लिखी हुई हैं वो सही हैं, बस उसके ऊपर आपको अपने पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्कस करना। एंड ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ 10 मार्क क्वेश्चन जिसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर मेंशन करना है। नाउ देखिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको इस वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना होता है, बिकॉज मेंस का जो एग्जामिनेशन है, मेंस के एग्जामिनेशन के अगर आप गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बहुत ही साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप रिपीटेडली लगातार ही वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं अपने आंसर्स के अंदर तो आपको पेनल्टी मार्क्स लग सकते हैं। पेनल्टी मार्क्स का सीधा सा मतलब है कि जितना भी आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसमें से कुछ नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर एवरी सिंगल मार्क मैटर्स, हर एक मार्क्स का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि इसी वर्ड लिमिट के अंदर रहें ताकि पेनल्टी मार्क्स ना लगे। ठीक है, अब देखिए, हैविंग सेड दैट, ये चीज तो आपको मेंस में फॉलो करना है, बट जब हम अभी वीडियो एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर्ली समझते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, बट इस क्वेश्चन के आसपास जो टॉपिक है, जो मेन थीम है, उन सब चीजों को भी मैं डिस्कस करता हुआ आगे चलूं ताकि आपका ये टॉपिक प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाए और इस पर्टिकुलर टॉपिक के आसपास की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर वीडियो एक्सप्लेनेशन सीरीज का मेन एम है। इसलिए आई ट्राई टू गिव यू एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देने की कोशिश करता हूं ताकि आपके आंसर्स के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस रहे, आपके आंसर के अंदर वैरायटीज रहे, ताकि आपका आंसर एक मोनोटोनस आंसर की तरफ ना बढ़े। मतलब हमें आंसर को एक सिंगल डायमेंशन में नहीं बनाना है, हमें कोशिश करनी है कि अलग अलग डायमेंशंस में अपने आंसर्स को डिवाइड करें। चलिए, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की मेन डिमांड को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स जब भारत में आते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाया। देखिए, यहां पर कीवर्ड है इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ ऐसी अपनाई जिसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो भारतीय इकोनॉमी थी, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल इकोनॉमी बन के रह गई। मतलब देखिए, कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब ये होता है जो कि खुद के कंट्रोल में ना हो। मतलब जब भारत की खुद की इकोनॉमी के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर खुद भारत का ही कंट्रोल नहीं था, बट कोई दूसरी कंट्री आकर इंडिया की इकोनॉमी संभाल रही थी, इसे कहते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में समझे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारतीय इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। सेकेंड पार्ट ये है, बोलता है कि ये जो कॉलोनियल इकोनॉमी अब बन गई, उसका कैरेक्टर और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया कि इसमें हर चीज वही होती थी जो कि ब्रिटिशर्स की डिमांड होती थी। मतलब देखिए, समझिए,
इकोनॉमी किसकी है? इकोनॉमी इंडिया की है, ठीक है। बट इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इसे कंट्रोल ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। नाउ कंट्रोल कुछ इस तरीके से कर रहे हैं ब्रिटिशर्स कि इस इकोनॉमी को चलाने के लिए जिस भी चीजों की जरूरत है वो इंडियन नीड्स के कारण नहीं आ रही है, रादर वो ब्रिटिशर नीड के कारण आ रही है। फिर से इस चीज को समझिए, इकोनॉमी इंडिया की है, मतलब टेक्निकली वो सारी चीजें जो कि इस इकोनॉमी को चेंज कर सकती है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। मतलब भारत को अगर किसी चीज की नीड है तो उसके कारण वो इकोनॉमी चेंज होनी चाहिए। बट हुआ कुछ ऐसा कि ब्रिटिशर्स ने इसको ऐसा कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया कि ये इकोनॉमी उस तरीके से चेंज होने लगी जिस तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते थे, ठीक है। वंस अगेन थी इंडियन इकोनॉमी, बट वो चेंज हो रही थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स डिमांड। ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे उस तरीके से वो चेंज हो रही थी। ये इस क्वेश्चन का मेन मेन थीम है और इसी चीज को डिस्कस करने को बोला गया है कि क्या ये सच में हो रहा था, अगर वो हो रहा था तो किस तरीके से हो रहा था, हमें उसके प्रूफ देने हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन के मेन मीनिंग को समझ गए होंगे तो आपको एक चीज जो पता चला होगा वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला जा रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब इंडियन इकोनॉमी चेंज हो गई। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं ये बात करता है कि किस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर चेंजेस आते हैं फ्रॉम प्री ब्रिटिश एरा टू पोस्ट ब्रिटिश एरा, राइट। मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन दोनों ही टाइम्स में क्या चेंजेस आए, उसी चीज को ये क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है। और साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि किस तरीके से ये जितनी भी चीजें हुई हैं वो ब्रिटिशर की डिमांड के कारण चेंजेस हो रही थी। मतलब जो भी चेंजेस भारत में हो रहे थे वो इंडिया नहीं कर रहा था या फिर उसको इंडिया नहीं चाहता था, बट वो सब इसलिए हो रही थी बिकॉज ब्रिटिशर्स उसको चाहते थे। मतलब जो हमारे काइंड ऑफ कॉलोनियल मास्टर्स थे जिन्होंने हमें कॉलोनी बना लिया था, वो सब जो भी चेंजेस चाहते थे उस टाइप के चेंजेस भारत की इकोनॉमी के अंदर होने स्टार्ट हो गए थे। तो इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए प्री ब्रिटिश टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय इकोनॉमी किस तरीके की थी। सबसे पहले देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहां पर वो है सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। मतलब जो भारतीय इकोनॉमी थी वो एक टाइप की सेल्फ सफिशिएंट थी, मतलब भारत के पास वो हर चीज ऑलरेडी मौजूद था जो कि भारत को एक इंपॉर्टेंट लीडर बनने में, एक अच्छा नेशन बनने में चाहिए था। वो हर चीज ऑलरेडी भारत के पास था। भारत के पास रिसोर्सेज थे, भारत के पास मेटल्स थे, राइट। भारत के पास प्रॉपर काइंड ऑफ आयरन था। एवरी सिंगल थिंग जो कुछ भी भारत को चाहिए था एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने के लिए, वो हर चीज इंडिया के पास ऑलरेडी प्रेजेंट थी। उसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब सिंपल वर्ड्स में भारत को गोल्डन बर्ड कहा जाता था। क्यों? बिकॉज इंडिया के अंदर इतना ज्यादा गोल्ड था और इंडिया इतना ज्यादा रिच था। इस चीज के कारण इंडिया को एक गोल्डन बर्ड बोला जाता था। यहां पर अपने इंट्रोडक्शन देखिए, ये सब हम इंट्रोडक्शन को रेडी कर रहे हैं। अपने इंट्रोडक्शन के अंदर हम कुछ डेटाज, फैक्ट हो गए, ठीक है, फिगर्स हो गए, इन सब की भी हेल्प ले सकते हैं जिसके थ्रू हमारा आंसर और बेटर बन सकता है। तो यहां पर आप ये बता सकते हैं कि जो प्री ब्रिटिश टाइम था, ठीक है, प्री ब्रिटिशर्स टाइम में भारत की इकोनॉमी जो थी वो ऑलमोस्ट 23% थी वर्ल्ड की इकोनॉमी के। मतलब मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक टाइप का पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट अगर हम समझे कि अगर ये पूरे की पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को शो करता है, तो अगर ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी 100 यूनिट्स की है तो इसमें से अराउंड 23 यूनिट्स जो है वो अकेला इंडिया मतलब शेयर करता था। मतलब 23 यूनिट्स जो है अकेले इंडिया के पास था और बाकी जो 77 यूनिट्स बच गए वो पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर डिवाइडेड था। मतलब इतना ज्यादा रिच था इंडिया, इतनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग थी इंडिया की उस पर्टिकुलर टाइम में। बट ये चीज चेंज हो गई। अगर हम पोस्ट ब्रिटिश के बारे में बात करें, पोस्ट ब्रिटिशर्स का मतलब है 1947, मतलब जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ 3% ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी रह गई। मतलब जहां हम एक टाइम पे 23% हुआ करते थे वर्ल्ड की इकोनॉमी के, वो हम चेंज होकर सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास में रह गए। अब देखिए जो हमारी इकोनॉमी चेंज हुई उसके तहत अगर आप देखोगे तो भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर क्या थे? तो दो चीजें थी। पहला था हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, मतलब हाथ से बनाई गई चीजें, और सेकंड था हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। इन दोनों ही चीजों ने एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाकर रखा हुआ था, राइट। 23% के आसपास में बनाकर रखा हुआ था। बट जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर्स को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास में रह गई। आई होप आपको इतना चीजें प्रॉपर्ली क्लियर हो गई। सो ये सब हमको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कि एज टू हाउ प्री ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया की इकोनॉमी 23% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी थी, बट पोस्ट ब्रिटिशर्स के टाइम में सिर्फ 3% के आसपास में रह गई। साथ ही साथ इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री हुआ करता था। इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करता था जिसको किसी और कंट्री की डायरेक्ट जरूरत नहीं थी।
बट वंस ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, उसके बाद उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया, मतलब उसका मिस यूज किया। उसके कारण इंडिया की इकोनॉमी लगातार ही डिक्लाइन के फेज पे आनी स्टार्ट हो गई। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली क्लियर है और इसके आसपास के क्या क्या डेटा और फैक्ट्स हम मेंशन कर सकते थे, ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं इस पर्टिकुलर आंसर के बॉडी पार्ट पे। तो बॉडी पार्ट में हम क्या मेंशन कर सकते हैं? अगर आपको क्वेश्चन याद है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी होनी चाहिए थी, वो इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई। मतलब जो ब्रिटिशर्स चाहते थे, मतलब जिन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना रखा था, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे उस तरीके से हमारी इकोनॉमी चेंज होने लगी, उस तरीके से हमारी इकोनॉमी बिहेव करने लगी। तो किस तरीके से हमें ये सब चीजें पता चलती हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंडियन इकोनॉमी का जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, वो सब कौन ले रहा था? देखिए, लेना किसको चाहिए? लेना चाहिए इंडिया को, बिकॉज ये इंडिया की इकोनॉमी है। बट एक्चुअली ये सारे के सारे डिसीजंस ब्रिटिशर्स ले रहे थे। ठीक है, आपको याद होगा जितने भी डिफरेंट एक्ट्स वगैरह हुए हैं, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब के सब शो करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी में डायरेक्ट इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और इंटरफेयर करने के कारण क्या हुआ? इंडिया के अंदर उन्होंने टैक्सेशन, जो टैक्सेशन होता है, उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इंडिया किसके किसके साथ ट्रेड कर सकता है, दूसरे कंट्री के साथ, किस मर्चेंट के साथ, किस ट्रेडर के साथ, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये हुई। थर्ड चीज देखिए, इंडिया का जो बैकबोन था दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, आप जानते हैं इंडिया हमेशा से एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री रहा है। अब एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी यूज की, उसे करते, मतलब उसे सिंपल वर्ड्स में समझो तो इंडिया के जितने भी सबसिस्टेंस क्रॉप्स थे, मतलब जो चावल, दाल, आटा, गेहूं, ये सब चीजें जो पहले उगाई जाती थी, इन सब के बदले में ब्रिटिशर्स ने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स उगाएंगे। कमर्शियल क्रॉप्स क्यों उगाएंगे? बिकॉज ग्लोबल मार्केट के अंदर इनकी डिमांड ज्यादा है। और इससे बेनिफिट किसको होगा? ब्रिटिशर्स को। इससे बेनिफिट इंडियन फार्मर्स को बिल्कुल नहीं होता है, इससे पूरा का पूरा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को होता है। सो आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट इंटरफेरेंस देना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, इंडिया की टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया ब्रिटिशर्स ने, भारत को ट्रेड नहीं करने दे रहा था ब्रिटिशर्स, एग्रीकल्चर जो इंडिया की बैकबोन मानी जाती थी उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। हर चीज जो थी, हर एक प्रॉब्लम जो थी, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये सारे चेंजेस जो हो रहे थे, वो चेंजेस किसके बेनिफिट के लिए हो रहे थे? ये सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के चेंजेस के बेनिफिट के लिए हो रहे थे। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होनी शुरू हो गई थी कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर। मतलब अब हम इंडिया के इंटरेस्ट को ना देख करके, और जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के इंटरेस्ट को देख रहे थे। मतलब दे वर वॉचिंग कि उनका खुद का फायदा हो, दे वर नॉट सीइंग किसके कारण इंडियंस को या फिर इंडिया की इकोनॉमी को कितना ज्यादा घाटा हो रहा है या फिर कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने समझ गया कि किस तरीके से अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करना है और बॉडी को किस तरीके से स्टार्ट करना है। अब देखिए, जब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की कॉलोनियल इकोनॉमी बनने के अंदर, तो हमें डिफरेंट फैक्टर्स को बताने होंगे, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को हमें हमेशा बताना है। उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यूज करना है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड जो यहां पर आएगा वो है कि भारत के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट तो हुआ, बट इट वॉज नॉट अकंपनीड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चीज को समझिए। देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लीज इसको समझिएगा दैट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होता है, एज लॉन्ग एज कि किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को या फिर किसी भी इंडस्ट्री को मतलब डिवाइड करने के बाद या फिर उसे ब्रेक करने के बाद अगर आप एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर दो उसके बदलों में, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप किसी भी, जस्ट सपोज एबीसी नाम की एक इंडस्ट्री है, अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को तोड़ करके यहां पर इसके बदले में XYZ नाम की इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, तो जो लोग पहले यहां पर एम्प्लॉयड थे उनको यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। राइट, इजी है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एबीसी को डी इंडस्ट्रियलाइज करना वाज नॉट द प्रॉब्लम। बट समझने वाली बात यह है कि भारत के अंदर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो भारत के इंडस्ट्रीज को ब्रेक करना स्टार्ट किया, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, उसके बदले में कोई न्यू इंडस्ट्रीज नहीं बनाई गई। दिस वॉज द प्रॉब्लम। ठीक है, भारत के अंदर किसी भी तरीके का नया इंडस्ट्री नहीं आया। दिस वॉज द प्रॉब्लम। भारत के अंदर जो लेबर्स पहले या फिर जो मजदूर लोग पहले काम करते थे, जो वर्कर्स लोग पहले इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनकी एक इंडस्ट्री छूट तो गई, बट उन्हें बदले में कोई नई इंडस्ट्री नहीं मिली। दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई होप आप समझ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से कॉलोनियल इकोनॉमी बन रही है, कि एक तरफ भारतीय इकोनॉमी टूट तो रही है, लेकिन इनको रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, बदले में कोई और इनको ऑल्टरनेट जॉब नहीं मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, अगर हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बात कर सकते हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की।
हैंडीक्राफ्ट का सीधा सा मतलब होता है कि हाथ से जो चीजें बनती हैं, मतलब हाथ से बनाई गई चीजें, उनका एक इंडस्ट्री होता है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब देखिए, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर थी, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में थी, मतलब बहुत ज्यादा उसकी अच्छी डिमांड थी ग्लोबल मार्केट में। भारत की जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो काफी ज्यादा बिकते थे ग्लोबल मार्केट के अंदर। बट द पॉइंट वाज, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उन्होंने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने उन सारे लोगों को जो कि हैंडीक्राफ्ट के काम किया करते थे, वो सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने ब्रेक कर दी, उसको बंद करवा दिया, राइट। वो सारे के सारे लोग जो कि काम कर रहे थे उनको उस काम से हटवा दिया। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि इसके बदले में उन्होंने किसी भी तरीके का कोई ऑल्टरनेट जॉब प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। जब ऑल्टरनेट जॉब प्रोवाइड नहीं किया हो तो क्या हुआ, ये सारे लोग जो कि पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हुआ करते थे, जिनके पास कुछ स्किल्स थे, उनका जो स्किल है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो गया। सिंपल वर्ड्स में समझे, जो भी उनके पास टैलेंट था, जो कि वो अपने जनरेशन बाय जनरेशन लेते हुए आते जा रहे थे, वो सारा का सारा टैलेंट कहीं ना कहीं वेस्ट होने लगा। अब समझिए, एक सोसाइटी के अंदर अगर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है या फिर उनको उनके एम्प्लॉयमेंट की क्षमता के अनुसार अगर काम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो भी पीसफुली नहीं रह पाएगी, राइट। उसके कारण सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, राइट। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। मतलब इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए, जितने भी हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस वगैरह थे, जब उनसे उनकी जॉब छीन ली गई तो क्या हुआ, उन्हें बहुत ही छोटी छोटी जॉब्स करनी पड़ी, जैसे जिसे मीनियल जॉब्स कह सकते हैं, मतलब जो छोटी छोटी जॉब्स हैं जो कि एक्चुअली उनकी वैल्यू के हिसाब से काफी ज्यादा डाउन है, उन्हें वो सब चीजें करनी पड़ी। ये सब करने के कारण क्या हुआ, उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया, और जो भी स्किल्स टैलेंट वगैरह उनके पास था वो सब कहीं ना कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब देखिए, जब एक हैंडीक्राफ्ट के आर्टिसंस को, मतलब किसी ऐसे पर्सन को मान लीजिए जिससे पॉटरी बनानी आती है, अगर आप फोर्स कर दोगे कि वो जाकर एग्रीकल्चर के अंदर काम करे, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई इंडिया की। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई, उसके कारण क्या हुआ, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि इंडिया की पॉटरी सेक्टर तो गई, साथ ही साथ इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी चला गया, बिकॉज अब जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं वो एक्चुअली एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशलाइज्ड नहीं है। उनकी स्पेशलाइजेशन पॉटरी थी, बट पॉटरी वो कर नहीं पा रहे हैं, और जिस चीज को करने के लिए वो आए हैं उसके अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खराब होने लगी। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, तो ब्रिटिशर्स ने जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खराब किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जब ब्रेक किया, तो दे डिड नॉट जस्ट ब्रेक वन इंडस्ट्री, बट रादर इसके आसपास की जितनी इंडस्ट्रीज थी, जिस इंडस्ट्री के अंदर लोग जा रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, वो सारी इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी। सो दिस इज कॉल्ड एज कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई, बट बदले में कोई भी न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, कोई बदले में न्यू जॉब्स वगैरह उनको नहीं प्रोवाइड किए गए। सेकेंड चीज देखिए, अब एक चीज यहां पर समझने वाली है, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर होना स्टार्ट हुआ, मतलब भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी वो तो है नहीं अब, मतलब भारत के अंदर कोई न्यू टाइप की प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बन रहे हैं। तो उसके कारण क्या है, अगर इंडियंस को कोई भी न्यू प्रोडक्ट खरीदना है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अब ब्रिटिशर्स के ऊपर। बिकॉज ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में जो कुछ भी बनाते हैं वो सब ला करके इंडिया के अंदर बेच रहे हैं, दैट टू एट अ हायर प्राइस, महंगे दामों पर भारत के अंदर बेच रहे हैं। इसके कारण प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा देखिए, अब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के कारण इंडिया के अंदर किसी भी टाइप की मशीन्स नहीं थी। मशीन्स नहीं होने के कारण भारत के अंदर प्रोडक्शन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया। प्रोडक्शन डिक्लाइन होने के कारण कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। इन सब के कारण लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो जो सोशल प्रॉब्लम्स थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे, ठीक है। जॉब्स कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट जो था वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, सोशल अनरेस्ट जो था, अनरेस्ट वो काफी ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ एक चेन की तरह चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया है तो सिर्फ वही डिस्ट्रॉय हुआ है। एवरी सिंगल थिंग इज लिंक्ड। एक चीज से सेकंड चीज को लिंक करना आपको सीखना है व्हाइल राइटिंग आंसर्स, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, व्हेन यू विल स्टार्ट लिंकिंग वन थिंग टू द अदर, जब आप एक चीजों को सेकंड चीज से लिंक करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर जो है वो एक बेटर क्वालिटी से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं। नो, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए। अब देखिए, जब इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी तो इंडिया के अंदर जो लोग थे जिनको भी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो काम करते थे वो स्किल्ड लोग थे, राइट, वो स्किल्ड लोग थे। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद अब यही लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे हैं या फिर कोई भी और मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचिए तो कहीं ना कहीं स्किल्ड लेबर्स को भी ब्रिटिशर्स ने, इंडियन स्किल्ड लेबर्स को भी कहीं ना कहीं मैनुअल लेबर्स की तरह बनाना स्टार्ट कर दिया। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो स्किल्ड लोग थे उनको उनके स्किल की तरह काम ना देकर के, एम्प्लॉयमेंट ना प्रोवाइड करके उनको भी अनस्किल्ड काम करवा रहे थे। उसके कारण मैनुअल लेबर जो था भारत के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तो ये हमारा पहला फैक्टर था कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले हमने समझा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। अब देखिए सेकंड हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। देखो एग्रीकल्चर जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इवन टुडे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस टाइम में, आज के टाइम में भी भारत की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसका जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर ही माना जाता है। अब एक चीज समझिए यहाँ पर, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो ब्रिटिशर्स सिर्फ एक प्रॉफिट मतलब एक मोटिव के साथ आए थे, दैट वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। अब देखिए इंडिया के अंदर लैंड की कमी नहीं थी उस टाइम भी, और आज भी लैंड की कमी नहीं है। भारत के अंदर काफी सारा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि जस्ट सपोज देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड, ठीक है, एक लैंड है। अब इस लैंड के ऊपर क्या सो किया जाता है, ठीक है, क्या ग्रो किया जाता है, इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला है कि इस लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और इस लैंड से इनकम कितना आएगा। मतलब इस लैंड को मैं चाहूं तो एक अच्छी चीज के लिए भी यूज कर सकता हूं और एक नॉर्मल चीज के लिए भी यूज कर सकता हूं। देखिए इससे पहले जो इंडियन फार्मर्स थे, इंडियन फार्मर्स का मेन कंसेप्ट ये था कि वो जो कुछ भी ग्रो करते थे वो लोकल मार्केट्स के लिए ग्रो करते थे, ठीक है। मतलब भारत के जो एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स थे वो लोग भारत के लिए ही चीजें ग्रो करते थे। तो जैसे अगर यहां पर आप समझोगे तो उस टाइम में राइस हो गया, व्हीट हो गया, फिर पल्सेस हो गई, ये सब चीजें वहां वो लोग ग्रो किया करते थे अपने अपने लैंड्स के अंदर, ठीक है। अब राइस, व्हीट और पल्सेस ये सब इंडियन मार्केट के अंदर तो काफी ज्यादा डिमांड में थी, ठीक है। बट अगर आप समझिए ग्लोबल मार्केट के अंदर ये सब चीजें इतनी ज्यादा डिमांड में नहीं थी। तो उसके कारण क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। उन्होंने बोला दैट इंडियन फार्मर्स अब राइस, व्हीट इन सब चीजों को ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर इन सब चीजों को ग्रो नहीं करेंगे तो फिर इंडियन फार्मर्स ग्रो क्या करेंगे। तो ब्रिटिशर्स सेड कि अब से इंडियन फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। नाउ कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब क्या है, देखिए कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिसके थ्रू आप मुनाफा कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, जिसको आप बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, ठीक है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों को ब्रिटिशर्स ने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि भारतीय लैंड के ऊपर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए अगर आपको कुछ उगाना है तो आप इन कमर्शियल क्रॉप्स को उगाओ, आप इन सब्सिस्टेंस क्रॉप्स को मत उगाओ, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो फार्मर्स की जो कम्युनिटी थी उनको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। बिकॉज देखिए कमर्शियल क्रॉप्स से फायदा जो हो रहा था वो तो ब्रिटिशर्स को हो रहा था, फायदा तो इंडियन फार्मर्स को हो नहीं रहा था ना। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी रेवेन्यू आ रहा था, जो भी प्रॉफिट वगैरह आ रहा था, वो सब तो ब्रिटिशर्स लेके जा रहे थे। सो अल्टीमेटली जितनी मेहनत थी वो सब के सब इंडियन फार्मर्स कर रहे थे, बट उसका जो बेनिफिट हो रहा था, उसका जो प्रॉफिट हो रहा था, वो सबका सब ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। सो दिस ऑल्सो कॉज्ड अ सोशल अनरेस्ट। इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, सोशल अनरेस्ट आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ब्रिटिशर्स ने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम इंडिया के अंदर किया वो ये था कि उन्होंने इंडिया को अपने पर्सपेक्टिव से, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने इंडिया को एक रॉ मटेरियल सेंटर की तरह डेवलप करना स्टार्ट किया। किस तरीके से, आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटेन था वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है वहां पर न्यू न्यू इंडस्ट्रीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज में मशीन्स आ रहे थे। अब देखिए मशीन्स में अगर आपको कोई भी फिनिश्ड गुड्स बनाने हैं तो उससे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज कि अगर आपको कोई आपको क्लॉथ बनाना है, ठीक है, कोई भी कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन, राइट। कॉटन के थ्रू आप सबसे पहले टेक्सटाइल बनाएंगे, फिर टेक्सटाइल को आप जो भी क्लॉथ वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बट ये कॉटन तो ब्रिटिशर्स के पास था नहीं, राइट, उनके यहाँ तो कॉटन सूखता नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर रेगुर सॉइल मिलता है, ठीक है। रेगुर सॉइल को सिंपल वर्ड्स में ब्लैक सॉइल कहते हैं। अब जो ब्लैक सॉइल है इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट टू ग्रो कॉटन ऑन, ठीक है। कॉटन को उगाने के लिए रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होता है। तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, यहां से वो लोग कॉटन को इकट्ठा करते थे, कॉटन को सस्ते दामों पर खरीदते थे, मतलब चीप प्राइस पे खरीदते थे फार्मर्स को, या फिर वो लोग फोर्स करते थे फार्मर्स को सस्ते दामों पर इन जैसे कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन है उनको उगाने के लिए फोर्स करते थे। और देन यहां से कॉटन लेके जाते थे अपने यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, वहां पर जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वहां पर उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, उसके बदले में वो लोग क्लॉथ बनाते थे। और इसी कपड़े को ध्यान से समझिएगा, इसी कपड़े को जो कि एक्चुअली इंडियन मटेरियल से ही बनाया है, इंडियन रॉ मटेरियल से ही बनाया है, इसी कपड़े को आके इंडिया के अंदर ही बेच देते थे। नाउ अगर आप यहां पर इस चीज को समझ पाए हैं तो यहां पर इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल के सोर्स की तरह ही नहीं, बट साथ ही साथ एक मार्केट की तरह भी काम कर रहा था ब्रिटिशर्स के लिए।
मतलब इंडिया वाज अ रॉ मटेरियल सोर्स प्लस अ मार्केट फॉर द ब्रिटिशर्स। मतलब भारत यहीं से सामान लेके जा मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहीं से सामान लेके जाते थे और उसको फिनिश्ड गुड्स बना करके यहीं पर बेच दिया करते थे। बिकॉज ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी स्ट्रांग रही है हमेशा से। सो इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो हमेशा ही बहुत स्ट्रांग रहा है। इवन टुडे आज के टाइम में भी भारत जो है अपने मार्केट के लिए जो है जाना जाता है और इंडिया की मार्केट जो है इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट्स बिकॉज इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इंडिया की डिमांड हमेशा अच्छी मतलब जो अच्छी क्वालिटी है उसी तरफ रहती है। सो आई होप आप समझ रहे हैं। सो इंडिया को यहाँ पर दो चीजों के लिए जाना जाने लगा। पहला, इंडिया बिकेम अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंडिया बिकेम अ इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउ द मोमेंट ये चीज होती है तो ये चीज आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉलोनियल इकोनॉमी बनती जा रही है। बिकॉज भारत जो कुछ भी कर रहा है अपनी इकोनॉमी के अंदर वो सब कुछ कहीं ना कहीं कॉलोनीज जो हैं, जो कॉलोनीज के जो मास्टर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वही करवा रहे हैं। इंडिया यहाँ पर अपने आप खुद भी मतलब खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर ये सब कुछ होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या गई, जितने भी फार्मर्स थे उनके अंदर पॉवर्टी आनी स्टार्ट हो गई, गरीबी आनी स्टार्ट हो गई। सेकंड चीज, आप जानते हैं कि उस टाइम में फमाइंस बहुत सारे आए। ठीक है, फमाइंस का सीधा सा मतलब है अकाल आना। ठीक है, मैन मेड ड्रॉट्स आर कॉल्ड एज फमाइंस। अब देखिए अकाल आना स्टार्ट हो गए, जहां पर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो इतनी गलत थी कि उन्होंने किसी भी तरीके से भारत को हेल्प करने से मना कर दिया। उन्होंने इंडिया के अंदर फमाइंस के टाइम में बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। उसके कारण लैक्स ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दीज फमाइंस। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर ये सब हो रहा है इसके ये एक्चुअली क्या शो करता है कि भारत के अंदर जो ह्यूमन पोटेंशियल था, जितने कुछ भी फार्मर्स वगैरह जो काफी अच्छा कर सकते थे उन सबकी तो डेथ हो गई, राइट, बिकॉज ऑफ दीज फमाइंस, बैड पॉलिसीज एंड ऑल। तो ये सब शो करता है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर लॉस ऑफ जस्ट प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी, सिर्फ हम अपने पैसों को नहीं मतलब खो रहे थे, वी आर ऑल्सो लूजिंग गुड ह्यूमन पीपल, राइट। हम अपने यहाँ पर वी आर एक्चुअली लूजिंग ह्यूमन पोटेंशियल। इन सब के कारण इंडियन इकोनॉमी आप समझ सकते हैं कमर्शियल जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी उस तरफ बढ़ती जा रही थी। अब देखिए और कौन से फैक्टर है जो कि शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से कॉलोनियल इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, एडवांसमेंट वाला पार्ट है, वो सब किस तरीके से शो करता है। देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है रेलवेज। ठीक है, पोस्ट रेलवेज में आप समझो तो स्टीम इंजन वाला पार्ट है। नाउ समझने वाली बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हर इस चीज को इंडिया के अंदर ला तो रहे थे। मतलब इंडिया के अंदर रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, आप जानते हैं 1850s के अंदर। ठीक है, बिटवीन मुंबई एंड थाने ये फर्स्ट रेलवे इंडिया के अंदर चलती है। इंडिया के अंदर टेलीग्राफ आया, इंडिया के अंदर पोस्ट आया। सो पॉइंट इज ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज, टेलीग्राफ, स्टीम इंजन, इन हर चीज को इंट्रोड्यूस किया। बट इसके पीछे का मेन एम क्या था? क्या वो सच में इंडिया की हेल्प करना चाहते थे? क्या वो सच में इंडिया के एडवांसमेंट के लिए सब कुछ कर रहे थे? नो, द आंसर इज अ बिग नो। समझिए ये सब चीजें इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं हो रही थी। ये सब चीजें देखिए रेलवे के लाने के पीछे का मकसद क्या था? रेलवे को लाने के पीछे का मकसद ये था कि देखिए इंडिया जो है लेंथ एंड ब्रेथ पे बहुत ज्यादा लार्जर कंट्री थी। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो बहुत ही इजीली साउथ इंडिया तक जा नहीं सकता है। तो उस जो ट्रैवलिंग टाइम है, जो डिस्टेंस है और जो टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया के अंदर। सिमिलरली किसी मैसेज को एक जगह से सेकंड जगह पर जल्दी पहुंचाने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ, पोस्ट, इन सब का यहां पर इंट्रोडक्शन किया भारत के अंदर। तो समझने वाली बात यह है कि वंस अगेन जो भारतीय इकोनॉमी थी वो भारत के तरीके से नहीं चल रही थी। मतलब जिस तरीके से हमें चलाना था उस तरीके से नहीं चल रही थी, रादर वो कॉलोनियल इकोनॉमी की तरह चल रही थी। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को उसमें बेनिफिट दिख रहा था उस तरीके से उस चीज को चेंज करते जा रहे थे। ठीक है, अब देखो इंडिया के अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा पाई जाती है। आप जानते हैं कि अपना ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, हमारा ये पार्ट जहां पर रेगुलर सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। वी नो यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है। हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हमारा एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि हमारे हिमालयस के अंदर काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह प्रेजेंट है। पॉइंट बीइंग इंडिया वाज अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रिसोर्सेज था दैट ब्रिटिशर्स हैड टू यूज रेलवेज, ब्रिटिशर्स हैड टू यूज टेलीग्राफ एंड पोस्ट ताकि वो इंडिया के लेंथ एंड ब्रेड्थ तक पहुंच सके। बिकॉज कोई भी एक नॉर्मल पर्सन या फिर नॉर्मल कंट्री जो है विदाउट दीज एडवांस टेक्नोलॉजी वो पूरे इंडिया को इजीली ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। एक्चुअली इतना ज्यादा इंडिया का साइज स्ट्रॉन्ग था कि इंडिया को इजीली ट्रैवल करना दैट वाज नॉट इजी। तो काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली फोर्स्ड, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं फोर्स हो गए थे कि उनको रेलवेज को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ा। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि रेलवेज का इंट्रोडक्शन इंडिया के बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं किया गया था। इट वाज डन ओनली एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स।
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों ही फैक्टर्स जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ गए कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी कोलोनियल इकोनॉमी की तरह कन्वर्ट हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर। देखिए, फोर्थ फैक्टर बात करता है वन वे ट्रेड के बारे में। मतलब जो चीज हमने ऑलरेडी ऊपर एक्चुअली डिस्कस कर ली है, ये कहता है कि भारत, देखो इंडिया जो है वो एक इंपोर्टर बन गया था। मतलब ब्रिटिशर्स जो कुछ भी चाहे वो इंडिया के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट कर देते थे, राइट। और उसका जो टैरिफ वगैरह था वो काफी ज्यादा कम रखते थे। मतलब कि जैसे ब्रिटिशर्स ने अगर एक पर्टिकुलर चीज 10 इंडियन रुपीज में बनाया मान लीजिए, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह लाके वो इंडिया के अंदर उस चीज को 12 रुपए में बेच देंगे, ठीक है। तो अगर 12 रुपए में बेच रहे हैं तो दे आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन एवरी सिंगल थिंग, 2 रुपए का उनको प्रॉफिट हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया से बात करो, इंडिया अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट करना चाहे ब्रिटिशर्स को, तो उसके ऊपर वो लोग टैरिफ काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते थे। समझिए इस चीज को। देखो, मान लो कि इंडिया ने उस चीज को 10 रुपीज में बनाया, ठीक है, और इंडिया सेम चीज को ब्रिटिशर्स को बेचना चाहता है। तो जब इंडिया ब्रिटिशर्स को बेचेगा तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इस चीज के ऊपर मान लो 5 रुपए का टैरिफ लगा देंगे, ठीक है, सेम चीज के ऊपर 5 रुपए का टैरिफ लगा देंगे। तो अगर 10+5 इंक्लूड करोगे तो अब वो चीज जब ब्रिटेन में पहुंचेगी तो वो 15 रुपए की हो चुकी होगी। अब ये चीज यहां पर बिकेगी नहीं, बिकॉज सेम चीज आपको ब्रिटिशर्स के अंदर सेम चीज आपको 10 रुपए की मिल सकती है। तो कोई देखो, कोई चीज अगर ऑलरेडी 10 रुपए की मिल रही है तो अगर इंडिया उसको 15 रुपए में बेचेगा तो कैसे बिकेगा, है ना। तो ब्रिटिशर्स का यही यहां पर गेम हुआ करता था कि वो टैरिफ उस पर इंक्रीज करते थे। टैरिफ इंक्रीज करने के कारण उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ जाता था। प्राइस बढ़ने के कारण उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती थी। मतलब लोग महंगी चीज नहीं खरीदते हैं। अगर उसका जो सब्सिट्यूट वगैरह प्रेजेंट है अगर वो सस्ता है तो लोग उस सस्ते चीज को खरीदना पसंद करेंगे रादर देन जो महंगी चीज है, ठीक है। इस चीज के कारण भी भारतीय ट्रेड जो है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया और इंडियन इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। नाउ ये था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था हमारे क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट बोलता है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो आई होप जो चारों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए वो चारों फैक्टर्स आपको प्रॉपर्ली क्लियर है कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी चेंज होकर कॉलोनियल इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये बोलता है कि भारतीय इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इंडियन इकोनॉमी में अब जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ ब्रिटिशर्स के डिमांड के कारण हो रहा था। मतलब अब वो भारतीय डिमांड के कारण नहीं चेंज हो रहा था। इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंडियन डिमांड, रादर इट वाज चेंजिंग बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स के डिमांड्स, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स जो कुछ भी चाहते थे वो सब चीजें हो रही थी। मतलब जो कुछ भी ब्रिटिशर्स चाहते थे उस चीज को वो उसी तरीके से चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूके। मतलब इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आता है वो चीज। अब समझिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब भारत के अंदर मतलब नहीं आया, जब सबसे पहले यूके के अंदर आया, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा बढ़ गई वो है रॉ मटेरियल की जो डिमांड है, इट एक्चुअली ग्रो एक्सपोनेंशियली। मतलब कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण बहुत सारी मशीन्स वगैरह आई। मशीन्स को अगर फाइनल गुड्स बनानी है तो उसको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, जैसा हमने भी ऊपर डिस्कस किया था। तो रॉ मटेरियल की जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है, 1813 के अंदर देयर केम अ चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट जो 1813 का था उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले किया। उसने बोला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली जो अभी इंडिया के ऊपर चल रही है, मतलब जो अभी तक इसके पास एक टाइप की मोनोपोली थी 1600 से लेकर के 1813 तक इसके पास एक मोनोपोली थी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी ही इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकती है। नाउ 1813 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट ये हुआ कि इस पर्टिकुलर मोनोपोली को ब्रेक कर दिया गया। नाउ द मोमेंट दिस मोनोपोली वाज ब्रोकन, तो ब्रिटिशर्स की जो बाकी जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज थी, वो सब के सब इंटरेस्ट शो करने लगी कि हम भी इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, राइट। सब चाहती थी इंडिया के अंदर ट्रेड करना, बिकॉज उन्होंने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कितनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। सो अगर हर कंट्री इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहता है तो ऑब्वियसली जो डिमांड जो ब्रिटिशर्स थे वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब ब्रिटिशर्स पहले अगर सिर्फ एक सिंगल कंपनी ट्रेड करती थी भारत के साथ, अब इतनी सारी कंपनी ट्रेड करना चाहती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने डिमांड बढ़ा दी कि अब हमें ये सारी की सारी चीजें इंडिया से चाहिए। इन सब चीजों के कारण रॉ मटेरियल का डिमांड भी इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो भारत से जितनी भी चीजें थी वो सबके सब रॉ मटेरियल की तरह ब्रिटिशर्स के पास जाने लगी, मतलब वो इंग्लैंड के अंदर जाने लगी। और ये सब चीजें मीट करते करते जो भारत के खुद के रिसोर्सेज थे वो डिक्लाइन होने लगे, राइट। ये सब चीजें एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे भारत के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि भारत जो कि कुछ दिनों पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो रॉ मटेरियल का सिर्फ एक सेंटर बन के रह गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। नाउ इसी से एक रिलेटेड कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि भारत किससे सिर्फ ये लोग रॉ मटेरियल नहीं लेते थे, साथ ही साथ चीप लेबर,
ठीक है, चीप ट्रांसपोर्ट, चीप प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सब चीजें वो लोग भारत से खरीदते थे और सेम चीजों को, इन्हीं चीजों को फिर से फिनिश प्रोडक्ट बनाकर एक महंगे दाम पे यानी कि एक्सपेंसिव करके भारत के अंदर बेच दिया करते थे। मतलब कि दोनों ही तरफ से फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हो रहा था, मतलब उनको सस्ते में सामान मिल रहा था और जब बेच रहे थे उनको उससे प्रॉफिट मिल रहा था सेम चीजों को। ठीक है, मतलब इंडियन चीजों को इंडियंस को ही बेच करके मतलब देखिए जो इंडियन चीजें हैं वो लोग इंडियन से ही खरीदते थे सस्ते दामों पे और बाद में इंडियंस को ही बेच देते थे वो लोग महंगे दामों पे। ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही थी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स का जो डिमांड था वो फुलफिल हो रहा था भारत के अंदर। देखिए सेकंड जो फैक्टर है वो है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म जो है वो है क्या। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इनिशियली नहीं आती है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड जो कि मतलब यूके है वहीं पर रहती है। ठीक है, देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जितने भी प्राइवेट ऐसे बिलियनियर्स थे, प्राइवेट जो लोग थे जो कि यूके के अंदर जो रिच लोग थे, वो लोग एक्चुअली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे। राइट, वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो सारा जो एडवांसमेंट वगैरह है, वो सब कुछ यूके के अंदर करना चाहते थे। राइट, इसलिए जितनी भी प्रोस्पेरिटी आई, जितनी भी रिचनेस आई, सब कुछ सब एक्चुअली यूके के अंदर ही आई। ठीक है, अगर हम भारत के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो अराउंड 18th सेंचुरी के लास्ट में यानी कि 19th सेंचुरी के आसपास में भारत के अंदर पहली मशीन्स वगैरह आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जब इंडिया के अंदर मशीन्स वगैरह आनी स्टार्ट होती है तो आप सोचिए इसको फंड कौन कर रहा होगा। इसको फंड जो इंडियन लोग थे वो कर नहीं सकते थे बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू डू सो इनको फंडिंग कर रहे थे ब्रिटिशर्स दमसेल्व्स। सो अगर इंडिया के अंदर मशीन्स आ भी रही थी तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के तहत आ रही थी। मतलब कि भारत के अंदर जो कुछ भी मशीन्स एडवांसमेंट वगैरह आ रही है उन सब का मेन मोटिव जो है वो ब्रिटिशर्स का अपना प्रॉफिट कमाना है। मतलब जब तक कि उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तब तक वो चीजों को करने को रेडी हैं। द मोमेंट उनको प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा वो इंडिया के अंदर से वो सारी की सारी मशीनों को हटा देंगे या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, दिस वाज द मीनिंग। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। अगर हम छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले तो वी कैन टॉक अबाउट रेलवेज। तो क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने नहीं किया था, मतलब उसने इस चीज को स्पॉन्सर नहीं किया था। इट वॉज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय द प्राइवेट पीपल या फिर जो प्राइवेट बिलियनियर्स थे ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिश नेशनैलिटी के, उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, देखिए जो प्राइवेट लोग थे उनका मेन एम क्या था, प्रॉफिट। ठीक है, सो प्रॉफिट के लिए वो क्या करना था, उनको इंडिया आना था। सो इंडिया में अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर आ रहे हैं, एंड व्हेन दे हैव टू मूव टू साउथ इंडिया, तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर रेलवे का इंट्रोडक्शन किया। सो आपको समझना ये है कि इंडिया के अंदर रेलवे पहली बात तो इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं किया गया था, और सेकंड चीज उससे ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने उसको सैंक्शन नहीं किया था। इट वॉज एक्चुअली ग्रांटेड बाय, मतलब इसके जो पैसे थे वो सबके सब प्राइवेट लोगों ने दिए थे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये भी शो करता है कि भारत के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सब ब्रिटिश इंटरेस्ट के कारण ही तो हो रहा है। ये सब चीजें भारत नहीं चाहता था कि रेलवे इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, जो भी चीज हमें चाहिए वो सब ब्रिटिशर्स लेके चले जाएं, ये सब चीजें इंडिया के अंदर नहीं थी। राइट, ये सब चीजें ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के डिमांड को फुलफिल करने के लिए किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फैक्टर। अगर हम बात करें कि देखिए जितनी भी वॉर फंडिंग थी या फिर जितने भी सैलरीज वगैरह थे ब्रिटिशर्स की, वो सब कौन दे रहा था? अगर आप ध्यान से सोचो तो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली इंडिया ही दे रहा था। देखिए भारत के अंदर जितना भी पैसा था उन सबको लूट करके, ठीक है, उसको स्नैच करके, उसको एनेक्स करके, जो ब्रिटिशर्स थे वो उस पैसे को यूज कर रहे थे वॉर को फंड करने के लिए। और वो वॉर किसके साथ कर रहे थे? वो वॉर कर रहे थे बाकी की कॉलोनीज के साथ। जैसे कि आप देखो अफ्रीका के साथ उनकी वॉर चल रही थी, जो फिर यूरोप के साथ उनकी वॉर चल रही थी। तो इन सारे के सारे वॉर्स में जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स पैसा लगा रहे थे वो पैसा आ कहां से रहा था उनके पास? वो सारा का सारा पैसा वो एक्चुअली इंडियन एक्सचेकर से तो यूज कर रहे थे। मतलब जो भारत की जो तिजोरी थी, भारत का जो मतलब खजाना था, वहां से वो लोग पैसा निकाल निकाल के सारे वॉर को फंड कर रहे थे। सो अगर आप ध्यान से एक चीज को समझो कि ब्रिटिशर्स के हर एक वॉर को जीतने में, मेजॉरिटी ऑफ द वॉर्स को जीतने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की इकोनॉमी का, मतलब भारतीय पैसों का। जो भारत से जो उन्होंने पैसे लूटे हैं, भारत से जो उन्होंने पैसे लिए हैं, उसी पैसों की बदौलत वो एक अच्छी आर्मी बना पाए, अच्छे वेपन्स बना पाए, अच्छे रिसोर्सेज को यूज कर पाए, एंड देन दे वन दोस वॉर्स। ठीक है, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इस चीज को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको कोशिश करना है अपने आंसर्स के अंदर न्यू अप्रोचेस के साथ यूज करने का। जितने ज्यादा थिंकिंग आप करोगे, जितनी ज्यादा आप अपने ब्रेन को प्रॉपरली वो करोगे,
कैटलिस्ट बनाकर यूज करोगे, ठीक है, जितने ज्यादा न्यू थॉट्स आप लेकर आओगे, द बेटर आइडियाज यू विल जनरेट, द बेटर थॉट्स यू विल जनरेट, और उतने ही अच्छे आंसर के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप करोगे, जितनी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग आप करोगे, उतने अच्छे तरीके से आपको इन आंसर्स को फ्रेम करने में, अच्छे आंसर्स को फ्रेज करने में आपको बेटर तरीके से हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप ये भी देखो, ये तो हो गई वॉर फंडिंग के बारे में। अगर हम सैलरी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, या फिर जो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल जो कि इंडिया के अंदर थे, इन सब की सैलरी जो थी वो सबके सब इंडियन एक्सचेकर से ही तो दी जाती थी। मतलब भारतीय जो तिजोरी थी, भारतीय जो पैसा था, वहीं से उनको दिया जाता था। यहां तक कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था जो कि इंडिया के अंदर था, उसकी सैलरी भी कहीं ना कहीं भारतीय जो एक्सचेकर था वहीं से दिया जाता था, ठीक है। तो इसके अलावा आप समझो कि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, उनको जो खाना प्रोवाइड किया जाता था, उनको जो वेपन प्रोवाइड किए जाते थे, ये सब भी इंडियन मनी से ही प्रोवाइड किया जाता था। तो ये शो करती है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के अंदर आने के बाद जो इंडिया का पैसा था उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही सिर्फ यूज किया। मतलब दे डिड नॉट यूज दोज मनी फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, रादर दे यूज दोज मनी ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन और बॉडी दोनों ही पार्ट्स को प्रॉपर्ली क्लियर कर लिया। नाउ हम इस आंसर के एंडिंग, दैट इज कंक्लूजन को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें इन टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए या फिर एंड करना चाहिए। समझिए, क्वेश्चन का मेन फ्रेम क्या था, क्वेश्चन का मेन थीम क्या था। क्वेश्चन का मेन थीम ये था कि जब यूरोपियन, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स, जब इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण भारत के अलग अलग जो सेक्टर्स थे, जैसे सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इसके ऊपर। तो जब आप इस आंसर को एंड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सेम डायमेंशन को यहाँ पर फिर से रीइटरेट करना अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप इसको रीइटरेट कर सकते हैं तो आप यहाँ बता सकते हो कि किस तरीके से भारत के जो पीजेंट्स थे वो पूरी तरीके से इम्पॉवरिश हो गए, मतलब वो पूरी तरीके से गरीबी के अंदर फंस गए। भारत के अंदर रूरलाइजेशन आ गया, मतलब जो पार्ट्स पहले काफी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे, काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे, उन पार्ट्स के अंदर काफी ज्यादा गरीबी आ गई, काफी ज्यादा पिछड़ापन आ गया, ठीक है, बैकवर्डनेस आ गई। थर्ड आप कह सकते हो भारतीय एग्रीकल्चर जो कि एक बैकबोन हुआ करती थी इंडियन इकोनॉमी की, उसके अंदर बैकवर्डनेस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। भारत के अंदर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कर सकते हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि सारा का सारा इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया से बाहर निकाल के किसी और पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स यूज कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा आप कह सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि इन सब चीजों के कारण इंडियन जो सोसाइटी थी, उस टाइप के इंडियन जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट था, जो लोग थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो आप बता सकते हो कि उस टाइम इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट आया, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट है, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस चीज से बहुत खुश नहीं थे, ठीक है। उन्हें ये चीज समझ आ रही थी कि ब्रिटिशर्स जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। सो दे स्टार्टिंग एक्चुअली अवेयरिंग पीपल अबाउट दिस थिंग। उन्होंने लोगों को इसके बारे में समझाना स्टार्ट किया, और जब लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, जब पीपल को इसके अंदर इंक्लूड किया, तो यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीय एकता, ठीक है, मतलब हम जो भारतीय हैं तो इसकी जो फीलिंग है, मतलब हम सब भारतीय हैं, इसकी जो फीलिंग है वो एक्चुअली यहां पर आनी स्टार्ट हुई। सो आप एक चीज समझिए, भारत के अंदर जो नेशनलिज्म है वो नेचुरली ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है, वो एक्चुअली ग्रो हुआ है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। मतलब भारत के अंदर नेशनलिज्म ग्रो होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, दैट इज कि हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सोचना स्टार्ट किया एज अ ग्रुप, एज अ सोसाइटी। जब हमने ब्रिटिशर्स जो कि हमारे कॉमन एनिमी थे उनके अगेंस्ट सोचना स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर नेशनलिज्म प्रमोट होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। ये था हमारा फुल इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन। आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का अप्रोच प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ वंस अगेन यू कैन टेक इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल ऑफ ओनली आईएएस, ठीक है। आप ओनली आईएएस पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ और जो लास्ट 2 दिन के जो पीडीएफ है वो सब भी आपको उसी पर्टिकुलर चैनल पे मिल जाएंगे। I hope you have understood this particular concept thoroughly. आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। If you have any kind of doubt, you can drop it in the comment box. ठीक है, हम इसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much for listening. See you in the next one. Bye bye.